हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में मौर्य प्रशासन व्यवस्था पर जो है चर्चा करने वाले हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था, तो प्रशासनिक व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे और मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं और अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, DSSB, KVS या बिहार टीचर्स के लिए, तो आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन, देखिए अन्य प्रशासनों की तुलना में अगर हम बात करें मौर्य प्रशासन की, तो मौर्य प्रशासन जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध था और काफ़ी शक्तिशाली था। सत्ता का केंद्रीकरण था, राजा के हाथ में ही सारी शक्तियाँ हुआ करती थी। यहाँ पर मैंने लिखे हैं मंत्री और यहाँ पे लिखे हैं विभाग, ठीक है, कि कौन कौन से विभाग के कौन कौन से मंत्री थे, ठीक है। जैसे कि पुरोहित जो है, पुरोहित प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री होते थे। युवराज जो होते थे, युवराज राजा के उत्तराधिकारी होते थे, ठीक है। मतलब ये कि राजा की जब मृत्यु होगी तो राजा के पद पर बैठेंगे युवराज, ठीक है, और ये राजा के पुत्री हुआ करते थे अमूमन। समाहर्ता कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसे। और सैन्यधाता कहा जाता था राजकोषीय अध्यक्ष को, ठीक है, राजकोषीय अध्यक्ष को। और प्रदेष्टा कहा जाता था फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है। और नायक कहा जाता था उस समय सेना का जो संचालन करते थे उन्हें। दंडपाल कहा जाता था पुलिस अधिकारी को। दुर्गपाल कहा जाता था दुर्ग का जो रक्षक होता था। दुर्ग का मतलब क्या है? दुर्ग का मतलब हो गया यहाँ पे किला, ठीक है, किला। और उसके बाद आठविक कहा जाता था वन विभाग का जो प्रधान होता था, जिसका काम होता था वन की देखरेख करना। और दोवरिया कहा जाता था राजमहल की देखरेख करने वाले अध्यक्ष को या प्रमुख को। पोतवाध्यक्ष कहा जाता था माप तोल का अध्यक्ष जो होता था, जो माप तोल के विषय में जो है जानकारी रखता था और उस पर निगाह रखता था। सीताध्यक्ष कहा जाता था कृषि विभाग को, ठीक है, कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। और विविताध्यक्ष कहा जाता था चारागाह के अध्यक्ष को, ठीक है। और मुद्राध्यक्ष कहा जाता था पासपोर्ट विभाग को। और महामात्र पर प्रसरण, ठीक है, ठीक है, तो महामात्र प्रसरण कहा जाता था गुप्तचर और खुफिया विभाग को। और कौटिल्या ने जो है, क्योंकि कौटिल्या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के सहयोग से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को काफ़ी प्रसारित किया था। तो कौटिल्या ने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, और उसी अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्या ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए हैं, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताए हैं, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल थे, ठीक है ना। राजा प्रमुख होता था प्रशासन में। अमात्य मंत्री परिषद जो होती थी उन्हें कहा जाता था। जनपद प्रांतों के समूह को कहते थे। दुर्ग किला होता था। कोष मतलब धन जहाँ रखा जाता था। सेना होती थी। और मित्र जो कि मित्र होते थे। तो ये सभी अंग होते हैं किसी भी राज्य के लिए, ऐसा चंद्रगुप्त कौटिल्या ने अपनी पुस्तक में कहा था। अब यहाँ पे मैंने प्रांत लिखे हुए हैं और राजधानियाँ लिखी हुई हैं, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ प्रांत जो था उसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। दक्षिणापथ जो था उसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और आवंती राष्ट्र जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। और कनिंग जो था उसकी राजधानी तोसली थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख पाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंडन, ठीक है। तो साम्राज्य की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उसे ग्राम कहा जाता था, ठीक है। और 100 ग्रामों को मिलकर संग्रहण बनता था। और फिर उसके बाद 200 ग्रामों को मिलकर के जो है खारवटिक बनता था। फिर उसके बाद द्रोणमुख जो है वो 400 ग्रामों को मिला के बनाया जाता था।
800 ग्रामों को जोड़ करके जो बनता था उसे, ठीक है, 800 ग्राम का जो समूह होता था उसे स्थानीय कहा जाता था। उसके बाद आहार होता था, फिर प्रांत होता था, और जो सबसे बड़ा होता था वो साम्राज्य होता था। ठीक है, साम्राज्य का सबसे प्रमुख राजा होता था, जैसे कि मैंने बताया। अगर आपसे सवाल पूछता है कि सबसे छोटी इकाई मौर्य साम्राज्य की, तो ग्राम लिखेंगे, और सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य थी। ठीक है, ओके। मेगास्थनीज ने 6 समितियों का वर्णन भी किया है, जो आपको पता होने चाहिए। मेगास्थनीज मैंने बताया कि आपको जो यूनान का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसमें ये 6 समितियों के बारे में बताता है। पहली थी उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करने की समिति। दूसरी समिति थी विदेशियों की देखरेख करने वाली। तीसरी समिति थी जन्म मरण का लेखा जोखा रखने वाली। उसके बाद चौथी समिति व्यापार व वाणिज्य देखती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, और छठी जो समिति थी वो विक्रय कर वसूल करती थी। ठीक है, और प्रादेशिक कहा जाता था जिला अधिकारी को उस समय। और न्यायालय की अगर हम बात करें तो न्याय व्यवस्था जो है मौर्य साम्राज्य की काफ़ी उत्तम प्रकार की थी। ठीक है, उत्तम प्रकार की थी। राजा भी न्याय करता था, और न्याय के लिए न्यायालय भी स्थापित किए गए थे। तो 2 तरह के न्यायालय हुआ करते थे उस समय, एक कंटक शोधक और दूसरा धर्मस्थलीय। ठीक है, कंटक शोधक और धर्मस्थलीय। तो कंटक शोधक जो न्यायालय था, इसके अंदर जो मामले लाए जाते थे वो फौजदारी किस्म के मामले होते थे, जैसे कि मृत्यु से जुड़ा हुआ, हत्या से जुड़ा हुआ। तो इस तरीके के मामले जो हैं फौजदारी मामले कहलाते थे, और ये लाए जाते थे कंटक शोधक न्यायालय में। ठीक है, कंटक शोधक न्यायालय में। जबकि दूसरा जो न्यायालय था वो था धर्मस्थलीय। ठीक है, धर्मस्थलीय। और धर्मस्थलीय जो है, यहाँ पर जो मामले लाए जाते थे वो दीवानी मामले हुआ करते थे। दीवानी मामले मतलब विवाह संबंधी और छोटे मोटे झगड़े जो हो जाते हैं उससे संबंधी जो मामले हैं वो दीवानी मामले कहलाते थे, और ये लाए जाते थे धर्मस्थलीय में। ठीक है, तो 2 तरह के न्यायालय आपको इसमें याद रखने हैं। तो उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये कि अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख जो हैं कुल 14 हैं। ठीक है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में जो है ये लिखे गए हैं। और सबसे पहले इनके अभिलेखों का अर्थ किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लें, अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद आती हो तो। पहले की वीडियोज़ अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है हमारी सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।